नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकेंड ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका ये सॉल्व करेंगे पेपर। ये देखिए हमारा सेकेंड ईयर का पेपर एक प्राप्त हुआ है जो कि आपके सामने है। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि व्हाट इज ए हैंडबुक। क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हैं किसी वर्कशॉप में या कहीं पे तो वहाँ पे हैंडबुक मिलता है, तो वो इसमें से ये जो चार ऑप्शन है कौन सा सही है उसका हम लोग देखेंगे ऑप्शन को। पहला ऑप्शन कर रहा है कि हैंडबुक का क्या काम है, नवीनतम कार्य का डिजाइन बुक, नहीं ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर कह रहा है कि मॉडल बुक ऑफ वेरियस वर्क्स, ये भी नहीं हो सकता है। डिक्शनरी ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स के भी नहीं। मटेरियल्स रखने के लिए वर्कशॉप में आप जाएंगे या किसी इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे ये अलग अलग बुक होती है। लेकिन जो इसका सही आंसर है ये संदर्भ कार्य का प्रकार या अनुदेश का अन्य संग्रह होता है। चलिए ठीक है, अब इसके दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए किसका प्रतीक चिन्ह किया जाता है। जैसा कि हम लोग घर्षण गुणांक पूछ रहा है। ये आप लोग इंटर की परीक्षाओं या ITI में एक चैप्टर्स है बल वाला या दाब वाला, उसमें घर्षण आएगा। घर्षण क्या होता है, एक तरह से कि कोई भी चीज, जैसे देखिए हमारा है स्लोप है, स्लोप है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यह फिसलने का, यदि इसको हम बल न लगाएं या इसको न रोके रखें तो ये क्या करेगा, इधर की तरफ नीचे की तरफ फिसलने का प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऐसे बल लगा के इसको पकड़ लिया, तो अब एक पकड़ लिया है यहाँ पे बल लगा के, तो यहाँ पर इसका देखिए प्रतिक्रिया एक तरह से उत्पन्न होती है। तो इसको R से डिनोट करते हैं, बल को हम लोग इससे डिनोट करते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है यह प्रोपोर्शनल टू R, यानी जितना बल लगेगा उसके ही उतने ही प्रतिक्रिया बल लगेगी। तो जब इसको हम लोग प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाते हैं तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसी को म्यू आर कांस्टेंट जिसको कह सकते हैं, तो यह बराबर हमारा म्यू आर आ गया। और म्यू का मतलब है कि वही घर्षण गुणांक है। तो यहाँ पे हम लोग म्यू को, घर्षण गुणांक को म्यू से डिनोट करते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ये म्यू वाला, बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आकलन की लागत कौन तैयार करता है। ये देखिए इसको भी जानते रहिए कि क्या चीज होता है आकलन। जब भी हम पढ़ाई करते हैं या किसी आप वर्कशॉप में जाते हैं या अपना दुकान खोलते हैं या अपनी फैक्ट्री लगाते हैं तो वहां पे एक वर्ड आता है एस्टिमेट। एस्टिमेट एंड कास्टिंग एक चैप्टर सी है, ये सेकेंड ईयर्स के बच्चों के लिए या जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं या अपना स्वयं का कर रहे हैं। तो एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग, तो एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग का तात्पर्य ये होता है कि आप कोई भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगाएंगे तो उसका एक फिक्स लागत होता है और एक वेरिएबल लागत होता है। तो उसी की ये बात कर रहा है कि आकलन का लागत कौन तैयार करता है। तो एस्टिमेटर जो रहेगा वो आपका ये बता देगा। सपोज दैट कि आप एक वेल्डिंग वर्कशॉप डालना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो वेल्डिंग वर्कशॉप डालने के लिए इसमें दो टाइप के हम आपको लागत बताए हैं कि एक आपका एक फिक्स लागत आएगा और एक वेरिएबल रहेगा। तो फिक्स लागत में क्या होता है कि आपका जो जैसे वेल्डिंग मशीनें खरीदेंगे या अन्य चीजें जो उसमें हम लोग ड्रिल मशीन खरीद लिया, वेल्डिंग मशीन खरीद लिया, ग्राइंडर खरीद लिया, कटर खरीद लिया, यानी मशीनें एक बार आप खरीदेंगे तो ये हमारा फिक्स लागत में आ जाएगी। लेकिन जो वेरिएबल लागत है वो क्या होता है कि आपका कितना मटेरियल आवश्यकता अनुसार जितना जितना हमें जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रोड हो गया, मटेरियल्स हो गया, जो आपका बिजली खर्च हो गया या जनरेटर रखे हैं, जैसा काम रहेगा वैसा आप हम लोग सामान बनाते रहेंगे, करते रहेंगे, तो वेरिएबल लागत होता है। तो एस्टिमेटर आपका अनुमानतः ये बताएगा कि आप वेल्डिंग वर्कशॉप या वेल्डिंग शॉप खोलने के लिए आपको कितनी चीजें की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एस्टिमेटर। और इन लोगों का दूसरा काम होता है गुणवत्ता निरीक्षक का, दूसरा काम होता है ऑपरेटर, दूसरा काम करेगा ड्राफ्टमैन जो है ये ड्राइंग वाइंग बनाने का कार्य करते हैं। चलिए
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि स्नेहक का उद्देश्य क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लुब्रिकेंट जहाँ पे दो चीजें हमारा रोटेट करती है या दो चीजें एक दूसरे से आपस में चल रहा है तो वहां पे लुब्रिकेशन का जरूरत पड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर है रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण को कम करने के लिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। ये दबाव नहीं बढ़ाता है, घर्षण को नहीं बढ़ाता है, दबाव को नहीं कम करता है, लेकिन जब एक दूसरे पे चीजें हमारी चल रही है, रोटेट कर रही है या फिसलन कर रही है तो लुब्रिकेंट वहाँ पे स्मूथली का काम करता है, यानी कि दो सतहों के बीच में एक पतली सी लेयर बना लेता है और हमारी मशीनरी स्मूथ रनिंग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहाँ स्थित होता है। एक वृत्त जो है उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र उसके सेंटर में होता है। ठीक, ये हमारा वृत्त है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र की बात कर रहा है तो यही हमारा जो सेंटर है यहीं पे इसका जी गुरुत्वाकर्षण केंद्र भी काम करेगा। त्रिभुज में अलग अलग होता है, यदि समबाहु त्रिभुज है तो उसके क्या कहते हैं मध्यिकाओं के बीच कट करता है, विषमबाहु है तो अलग है, समद्विबाहु अलग है, तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा प्रतिबल है, ये फिगर्स दिया है हमारा, इसका इसमें स्ट्रेस बताना है कि किस टाइप का ये स्ट्रेस लग रहा है। तो देखिए ये जो हमारा लग रहा है फिगर से हम देखेंगे तो ये शियर स्ट्रेस है, इसको हम लोग शियर स्ट्रेस कर्तन प्रतिबल, एक तरह से जो भी दो प्लेट है इसको क्या काम कर रहा है, देखिए यहाँ पे इसको यदि इस पे यहाँ बल लग रहा है और इधर फोर्स लग रहा है ये वाला, तो ये दोनों को एक दूसरे के खींचेंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा रिवेट को काटने का काम करेगा, इसीलिए इसको शियर स्ट्रेस कहते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, जैसे हमारा सपोज दैट कि एक प्लेटें है, इस पे हमारा इधर बल लग रहा है, इधर दोनों तरफ बल लगा के इसको खींच रहे हैं, तो इसकी जो लंबाई में वृद्धि होती है तो इसको टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक, टॉर्सनल स्ट्रेस क्या होता है, जैसे कपड़ा हम लोग मरोड़ते हैं उसी को टॉर्सनल स्ट्रेस कहते हैं। और संपीड़न कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, जैसे इधर दोनों को एक दूसरे के विपरीत न खींच के एक दूसरे को इसको दबाने का काम करे। यही प्लेट हमारी है, क्या हम करें इधर इसके अंदर की तरफ कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा। देखिए बल दोनों टाइप को ऐसे सटा के लगाया जा रहा है तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर शियर स्ट्रेस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि अब ड्राइंग का ये हमारा जो है 6 क्वेश्चन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि WCS का कितना क्वेश्चन आता है 6 क्वेश्चन, और इंजीनियरिंग ड्राइंग का कितने क्वेश्चन आएगा 6 क्वेश्चन। ये चाहे फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो या सेकेंड ईयर का ITI यदि वो कर रहा है तो दोनों के लिए ये 6 क्वेश्चन आते हैं। और बाकी जो बचता है 38 क्वेश्चन हमारा ट्रेड थ्योरी का आता है और 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी का आता है। एकदम ये नोट किए रहे माइंड में, और इसी में ही जो ये 6 क्वेश्चन है थोड़ा सा आप पढ़ाई करेंगे तो मुझे आशा है कि 12 और क्वेश्चन क्या करते हैं कि आप पूरा से पूरा एकदम कंप्लीट और 12 गुना 24 नंबर एकदम इजी वे में पा जाएंगे। और यदि ये 25 नंबर का यदि इसमें भी थोड़ा सा पढ़ाई करने तो 50 नंबर आप पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे। बाकी मेहनत आप ट्रेड थ्योरी में करते रहिए, बाकी 74-75 नंबर का आप काम इजी पूर्वक कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहा है। ये सिंबल दिया है, पूछ रहा है ये किसका सिंबल है, तो ये जो हमारा सिंबल है इंडक्टर का, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडक्टर। बाकी रजिस्टर को हम लोग कैसे दिखाते हैं, बाकी का भी जानते रहे कि इसका राइट है। इंडक्टर को ऐसे दिखाते हैं, रजिस्टर प्रतिरोध को हम लोग ऐसे 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 दिखाते हैं, प्रतिरोध को इसको R से डिनोट करते हैं रजिस्टर को। डायोड को कैसे दिखाते हैं, डायोड को हम लोग कुछ इस टाइप से दिखाते हैं। ये हमारा देखिए डायोड का सिंबल हो गया। कैपेसिटर को कैसे दिखाते हैं, कैपेसिटर को देखिए ऐसे दिखा देते हैं, सी से संधारित्र जो। इंडक्टर को ऐसे दिखा दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर का प्रतीक है। ट्यूबुलर जो हीट एक्सचेंजर है ये एसी ट्रेड में अक्सर ये आता है, बॉयलर या एसी ट्रेड के जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका हम लोग ट्यूबुलर को ऐसे दिखाते हैं कि इसमें एक तरफ से इन होता है, वाटर जो है एक तरफ से इन होगा और एक तरफ से आउट होता है। तो ये ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर का है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये। बाकी ये दूसरे टाइप के हीट एक्सचेंजर है।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि ये सिंबल्स हमें पहचानना है कि स्विच क्या है। ये स्विच का एक सिंबल दिया है, तो हमारा कह रहा है स्विच ओपन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये स्विच ओपन वाला, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, स्विच बंद रहता तो ये जो चीजें हैं इस पे टच किया रहता है, स्विच बंद का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, स्विच ओपन का है, स्विच को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि जो एयर ड्रायर का प्रतीक है, एयर ड्रायर का देखिए प्रतीक क्या है, एयर ड्रायर का सिंबल देखिए इस टाइप का होता है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि रेफ्रिजरेशन में दबाव को किन इकाइयों से मापा जाता है, यानी दबाव का मात्रक क्या होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार परीक्षा में दाब चैप्टर से एक बार पूछा जाएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दाब का जो फार्मूला क्या होता है, एकदम देखिए सिंपल तरीके से समझिए कि दाब का जब तक परिभाषा नहीं जानेंगे तब तक इसको हम लोग नहीं तो बहुत बच्चे कंफ्यूजन डालते हैं, गलती करके आ जाते हैं। तो दाब बराबर हमारा क्या होता है, बल बटा के क्षेत्रफल, यानी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। यदि दाब का मात्रक निकालना होगा तो क्या हम लोग करते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी मीटर, मीटर में 2 गुणा किया तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो दाब का मात्रक हुआ क्या हुआ न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर। तो ये देखिए यमकीय पद्धति है या एसआई पद्धति में दाब का मात्रक है न्यूटन अपान मीटर। ठीक, यदि अब देखिए बार भी इसमें दिया है, दाब का मात्रक देखेंगे तो बार भी होता है। ठीक, लेकिन अब बार किस में होता है, वो सीजीएस पद्धति में होता है। तो उसको हम लोग सीजीएस पद्धति में यदि दाब का हम लोग मात्रक देखेंगे तो केजी अपान सेंटीमीटर स्क्वायर इसको कहते हैं। ठीक, इसी को बार भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है दाब, सॉरी बार, यानी दाब का ही मात्रक क्या हो गया हमारा न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग पास्कल भी कहते हैं, इसी को पास्कल कहा जाता है, लेकिन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा तो इसी को बार से डिनोट किया जाता है। तो अब इसका एक फार्मूला और है, थोड़ा सा जान जाइए कि एक बार बराबर क्या होता है। सवाल बहुत पूछता है 10 के घाते 5 अपान न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक बार को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि दाब का मात्रक क्या है। हम केएस पद्धति में पूछ देगा तो भैया पास्कल लिखा है, यदि पास्कल लग जाए के न्यूटन मीटर में दिया है तो न्यूटन मीटर में हम लोग कर देंगे, उसी को पास्कल कहिए या न्यूटन मीटर कहिए। लेकिन यही चीज ये कह दें कि हम केएस पद्धति में करेंगे, सीजीएस पद्धति में दाब का मात्रक क्या है तो बार होगा। चाहे कभी कभी पूछ देता है कि एक बार बराबर क्या होता है तो 10 के घाते 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर में भी आ सकता है, सेकेंड ईयर में भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि एयर कंडीशनर में नलिकाओं का सबसे अच्छा आकार क्या है तो राउंड। जो भी हमारा रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में गोल गोल पाइपें लगती हैं, चाहे इनडोर हो गया आउटडोर हो गया, जब भी इसमें जो रेफ्रिजरेटर है यानी जो गैस हमारा रोटेट करता है तो वो गोल पाइपों में ज़्यादा बेहतर रहता है, जबकि ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर इसका हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं। गोल पाइप में स्मूथली वो अच्छे तरीके से जाएंगे। इस प्रकार से हमारा जो है WTS का 6 क्वेश्चन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए, यानी 12 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा। ये सभी सेकेंड ईयर्स के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। मुझे आशा है कि इसको आप लोग समझे होंगे। धन्यवाद।